जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये आपकी जो क्लास है ये एक्स्ट्रा क्लास है आज की। आज संडे का दिन है, कुछ टॉपिक्स जो हमारे पहले छूट गए थे उनकी ये एक्स्ट्रा क्लासेस मैं कवर अप करवा रहा हूँ। सो आप में से जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को जो है वो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स की क्लास है। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम लोग कवर अप कराते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आज की एक्स्ट्रा क्लास है कि पिछले कुछ टॉपिक्स जो छूट गए हैं पिछले हफ्तों में वो क्लियर अप यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं करते जब तक आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर ना हो जाए, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की जाती है। और ये है हमारे ज्ञान सर गाइस। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूबीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को ज्वाइन कर लें। इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। सो देखो, हमने काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप ऑलरेडी कर लिए थे। ये बेसिकली जो पीडीएफ है ये 4 मार्च की पीडीएफ है गाइस। तो हमने ये वाला टॉपिक, इंटरनेट शटडाउन का टॉपिक, इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल वाला टॉपिक कवर कर लिया था, एनबीएफसी वाला टॉपिक कवर कर लिया था। इसमें हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक हमारा जो है वो बच गया था, जिसको आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और चलो, जय श्री महाकाल, क्लास को जो है वो अपन स्टार्ट जो है वो करेंगे। एंड मैं आज आप लोगों की कमेंट्स जो है वो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस में आपके कमेंट्स जो है वो देखता हूँ। तो मैं आपके कल की वाली क्लास जो होगी, मंडे वाली रेगुलर क्लास, उसमें मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको अपन क्लास के दौरान ही रिजॉल्व कर दूंगा। तो आप जैसे कि आपको रूल्स पता है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है, पहले टॉपिक को समझना है, जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, और जो भी चीज मैं बोलूंगा नोट डाउन करने की, उसको आपको नोट डाउन करना है, राइट। तो देखो, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन गल्फ ऑफ मन्नार का ये टॉपिक है। तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो गल्फ ऑफ मन्नार एग्जैक्टली कहां पर है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी गल्फ ऑफ मन्नार के डीप सी रीजन को, जो तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो देखो कहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार? तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो भारतीय सरकार है, उसने इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए इस क्षेत्र को ओपन किया है कि इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन निकाले जाएंगे, एक्सप्लोर किए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। और ये एरिया तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो हम लोगों ने अभी एट प्रेजेंट किस चीज पर फोकस किया इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर जो है वो हाइड्रोकार्बन को ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार पे हो रहा है। ये इनिशिएटिव गाइस 10वां राउंड है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है, उसका ये पार्ट है। ये फैक्ट भी आप लिख लेना। अब इस पॉलिसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वॉल्व करके ऑयल और नेचुरल गैस, या जो भी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि रेयर मिनरल्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। और गवर्नमेंट ने 25 ऑफशोर एरियाज अक्रॉस इंडिया जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर ऑफर किए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा एकरेज है जो इस पॉलिसी के अंडर दिया गया है। कि मतलब कितने एकड़ के एरिया पे आप जो है वो ऐसा याद रख सकते हैं, एकरेज मतलब यही है कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, कितने बड़े एरिया पर आप जो है वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसकी ये लाइसेंसिंग पॉलिसी है। तो ये टेंडर के अंदर 25 ऐसे एरिया हम लोग को पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो हेल्प से एसोसिएटेड है, यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस से रिलेटेड है, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो अभी तक मोटे मोटे तौर पर आपको क्लियर हो गया कि हम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग एरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे रिलेटेड टेंडर पास कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गई वाली पॉइंट। अब सुनो, एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल फिशिंग कम्युनिटीज ने चिंता व्यक्त करी कि इससे बहुत बुरी तरह से एनवायरमेंट जो है वो डैमेज होगा, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर है, जहां पर काफी सारी एंडेंजर्ड प्रजातियां रहती है, जैसे कि
डुंगोंग्स, वेल शार्क और सी टर्टल्स। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का मानना यह है कि इससे ये क्षेत्र बुरी तरह से अफेक्ट होगा। राइट। लोकल कम्युनिटीज, खासकर जो फिशिंग पर डिपेंडेंट है, इनको ये डर है कि हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट से मरीन लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, समुद्र के नीचे का जीवन बुरी तरह से खराब होगा, मछलियों की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कम हो जाएगी, जिससे फिशरमैन की आजीविका पर नुकसान पहुंचेगा। इवन डर ये भी है ऑयल स्पिल होने का और केमिकल वेस्ट का। अगर खुदाई के दौरान समुद्र के नीचे अगर ऑयल स्पिल होता है, राइट, तेल का रिसाव अगर होता है, तो पानी की क्वालिटी खराब होगी और काफी सारी प्रजातियां मर जाएंगी। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आपको बता देगा, इस गल्फ ऑफ मन्नार एक इंपॉर्टेंट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां 450 से ज्यादा मछलियों की प्रजाति है और 117 कोरल प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्र का फ्लोरा, यानी कि समुद्र के नीचे जो प्लांट्स की प्रजाति है, जैसे सीवीड्स हुए, ये भी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके जितनी भी समुद्र के नीचे जो प्रजातियां हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अगर इन सब चीजों को नुकसान पहुंचेगा तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। सीवीड गाइस मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर भी होता है, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और मरीन एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। अगर ये सीवीड को नुकसान पहुंचता है तो समुद्र के नीचे का जीवन बुरी तरह से बर्बाद होने के रिस्क पे हो सकता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में कई सीवीड प्रजातियां पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, राइट। और कोरल रीफ्स के डैमेज से, सीवीड्स के डैमेज से, और अगर केमिकल रिलीज होता है उसके कारण ये क्षेत्र बुरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। तो बस आपको तो मेनली ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए जो है वो क्या चीज जो है वो की जा रही है, दैट्स इट। राइट। तो ये फैक्ट्स जो है वो थोड़े से ध्यान में जो है वो रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप सी का ये पार्ट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर ये भी लिख लेना, 21 आइलैंड है। रामेश्वरम, राम सेतु ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं, मन्नार आइलैंड, इनकी बाउंड्री पर हम लोग को ये देखने को मिलता है। यहां पर आपको ताम्रपारनी नदी और आरुवी नदी, ताम्रपारनी नदी इंडिया के अंदर है, कोस्टल रिवर, और श्रीलंका में आरुवी नदी हम लोग को देखने को मिलती है। और यहीं पर ही एक टूटीकोरिन पोर्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है, बंदरगाह, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरे फैक्ट जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सुनो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पर पावरफुल अंडर वाटर ब्लास्ट का अगर हम उपयोग करेंगे ऑयल और गैस रिजर्व को डिटेक्ट करने के लिए, तो मरीन स्पीसीज डिस्टर्ब हो सकती हैं, केमिकल वेस्ट रिलीज हो सकता है, तेल जो है वो रिलीज हो सकता है, राइट। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को नुकसान है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सरकार ने अभी तक जो है वो 4 डीप सी ब्लॉक्स जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक ओपन किए हैं, जिसने पहले प्रीवियसली जिस क्षेत्र को नो गो जोन जो है वो मार्क किया गया था, उसके फ्रजाइल इकोसिस्टम और इंडिजीनियस पॉपुलेशन के कारण। बट सरकार अपने फायदे के लिए जो है वो इस प्रकार से एक्सप्लोरेशन कर रही है, जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और इसी को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जो ऑफिशियल्स हैं तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि एक्सप्लोरेशन साइट से, बायोस्फीयर रिजर्व से कितनी दूर एक्सप्लोरेशन साइट है। फिर सीवीड के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये एनवायरमेंट में आप लोग जो है वो पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर माना जाता है, जो समुद्र के नीचे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और समुद्र के पानी को बेहतर बनाने का काम करता है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 34,000 टन सीवीड प्रोड्यूस कर चुकी है 2021 में, और गवर्नमेंट जो है वो इसके प्रोडक्शन के लिए 600 करोड़ रुपए लगा रही है, और 11.85 मिलियन टन 2025 तक प्रोड्यूस करना है। तमिलनाडु, रामनाथपुरम पर्टिकुलरली, ये बेसिकली हब है सीवीड फार्मिंग का। तो ये फैक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो। ये एक बेसिकली कपा फाइकस एक प्रजाति है सीवीड की, इसका भी नाम लिख लेना। ये एक प्रजाति है सीवीड की जो फार्मर्स यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। ये कपा फाइकस, कपा फाइकस।
और इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेड कपा कैरीगीनम के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इसका काफी उपयोग करती हैं, और भी काफी सारी प्रजातियां हैं जिनको खतरा भी है आज की डेट में इन सब एक्टिविटीज के कारण। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये जो प्रजाति है कपा फाइकस अल वेरिजी, ये वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज, आक्रामक स्पीसीज में से एक है, याद रखिएगा। दूसरे रीजन जैसे कि कोकोनट आइलैंड कहां पर है, हवाई में, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। क्यूबा गुआ आइलैंड वेनेजुएला में है। जंजीबार तंजानिया में है। राइट, पनामा और कोस्टल रीका के कोस्टल एरियाज में भी इस प्रकार के डैमेजेस नजर आ रहे थे। देखो ज्योग्राफी में लोकेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज नोट्स में बना लेना। तो हमें स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, प्रॉपर मॉनिटर करने की आवश्यकता है, जिससे किसी प्रकार का ऐसा डैमेज ना हो कि जो कि हम ठीक ही ना कर पाए। राइट, सर्वे करें हम प्रॉपर तरीके से कि कहीं पर तेल ना रिलीज हो जाए यहाँ पर, जिससे कि नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिर हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोल्यूशंस का पर फोकस जो है वो करें, और गवर्नमेंट जो है वो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करे, फिशिंग कम्युनिटीज के लिए ऑल्टरनेट लाइवलीहुड की व्यवस्था करें। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिस जो कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी बेहतर हो। तो ये चीज, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, और जो चीज मैंने आपको बताई है होपफुली आपने वो चीज जो है वो नोट डाउन की होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये गैलियम से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। हालांकि ये वाला शायद मैंने आपको जो है वो बता दिया था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, याद आ रहा है कुछ, शायद इस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले बता दिया है ना। तो ट्राई करो इसको, क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो गैलियम, गैलियम जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है 29.8 डिग्री सेल्सियस का। रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है ये आराम से। जैसा कि सिलिकॉन होता है वैसे ही जर्मेनियम होता है, बिस्मुथ है, प्लूटोनियम है। तो गैलियम भी जो है वो डेंसर होता है एज डेंसर एज अ लिक्विड देन एज अ सॉलिड। राइट, तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ध्यान में रखना। और इसका उपयोग आज की डेट में आप एलईडी, सोलर पैनल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कर रहे हो, यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग हो रहा है काफी ज्यादा। अब जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताऊंगा आपको हेग सर्विस कन्वेंशन से रिलेटेड, बहुत ध्यान सुनना। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक देश से दूसरे देश में सर्व करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। किस चीज को? लीगल डॉक्यूमेंट्स को। इसका पूरा नाम है हेग कन्वेंशन ऑन सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स। और ये ट्रीटी 15 नवंबर 1965 को द हेग नीदरलैंड्स में साइन की गई थी। और इसका मेन पर्पस क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस इफेक्टिवली सर्व किया जा सके, साथ ही इन्वॉल्व पार्टीज के अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंट्री में एक मैटर जो है वो चल रहा है, राइट, कोई किसी इंडियन का मैटर चल रहा है और किसी फॉरेन का मैटर चल रहा है जो सुना जा रहा है हेग नीदरलैंड्स में, है ना। ये बात समझो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जितने भी कानून की किताबें जितनी भी है, वो हम वहां पर पहुंचाएंगे, जिससे कि उस कोर्ट का डिसीजन हमारे कानूनी किताब और जो फॉरेन कंट्री यानी कि जो भी कंट्री का वो सिटीजन है उसकी कानूनी किताब के तहत जो है वो इफेक्टिव तरीके से लिया जाए। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से दूसरे देश में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में सर्व करने का ये रहता है कन्वेंशन। और भी चलो ठीक है, और डेप्थ में थोड़ा पढ़ाता हूं क्योंकि ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशन का मेन एम क्या है? इंटरनेशनल लीगल मैटर्स में लीगल डॉक्यूमेंट्स को सर्व करना आसान हो और स्मूथ हो। ये ट्रीटी इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करती है। ये एक बहुत ही रिलायबल और स्टैंडर्डाइज सिस्टम प्रोवाइड कराती है डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने के लिए जब पार्टीज अलग अलग कंट्रीज में होती हैं। इस कन्वेंशन में, इस एग्रीमेंट में लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करने के लिए कुछ मेथड्स भी बताए गए हैं। एक होता है डायरेक्ट सर्विस, जब डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली रेसिपिएंट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के थ्रू डिलीवर किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली सामने वाले को जो है वो दे दिया ये डॉक्यूमेंट जाकर।
और एक होता है वाया सेंट्रल अथॉरिटी। हर मेंबर कंट्री को अपना एक सेंट्रल अथॉरिटी डेजिग्नेट करनी होती है जो रिक्वेस्ट हैंडल करे। तीसरा, हर कंट्रीज को अपने क्षेत्र अधिकार के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट करनी पड़ती है जो कि दूसरी कंट्री से आई हुई सर्विस रिक्वेस्ट को हैंडल करे। ये सेंट्रल अथॉरिटी सर्विस को ऑर्गेनाइज करती है और इंश्योर करती है कि डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से सर्व हो। चौथा, कन्वेंशन के अंडर लीगल डॉक्यूमेंट्स को सर्व करना और उन कंट्रीज में अलाउड है जो इस कन्वेंशन के मेंबर हैं। अगर किसी देश की कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो वो एक्सेप्ट करती है उसको एज लॉन्ग एज वो हेग कन्वेंशन के टर्म्स के अंडर सर्व किया गया हो। और ये ट्रीटी डिप्लोमेट या सर्कुलर मतलब हम लोग को देखने को मिलता है ना कि जो अथॉरिटीज जो होती हैं, डिप्लोमेट्स हुए, जैसे कि आप ये फॉरेन सर्विसेज जब ज्वाइन करोगे, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करते हो और इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हो, तो आप एज अ कंसुलेट के तौर पर जो है वो बनते हो, है ना। एक सर्किट अथॉरिटी जो है वो बनते हो, एक सर्कुलर अथॉरिटी जो है वो बनते हो, जो आप अपने एक रीजन से दूसरी रीजन में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो ध्यान सुनना, ये डिप्लोमैट्स के लिए, स्पेशली द करेक्ट टर्म इज डिप्लोमैट्स, ये ट्रीटी डिप्लोमैट्स इंटरवेंशन को अवॉइड करने की कोशिश करती है जिससे कि डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली सर्व हो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। मतलब ये बोलती है कि भाई डिप्लोमेटिक वे के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स मत सर्व करो, डायरेक्ट अथॉरिटी आए और हमने जो डॉक्यूमेंट मंगवाया वो यहां पर लाकर दे दे। जो भी लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कानून की किताबें हैं, जो भी लीगल एविडेंस है, कुछ भी, तो डॉक्यूमेंट्स को सर्व करते वक्त जो रिसीव करने वाली कंट्री के की ऑफिशियल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि रिसीव करने वाले को डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये ट्रीटी कंट्रीज के बीच लीगल कॉपरेशन को बढ़ावा देती है और क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करती है। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिलेज एंड कंफ्यूजन इन इंटरनेशनल सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो क्रॉस बॉर्डर लीगल इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करती है। दैट्स इट। तो अब ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की। देखो क्या लिखा है, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो सिंप्लीफाई कर रही है क्रॉस बॉर्डर सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट सिविल और क्रिमिनल मैटर पे। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ। इंडिया हैज फुली एक्सेप्टेड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस कन्वेंशन। क्या इंडिया ने पूरी तरह से सभी प्रोविजन इसके एक्सेप्ट कर लिए हैं? देखो इसके अंदर डायरेक्ट पोस्टल सर्विस भी इसके अंदर हम लोग को शामिल देखने को मिलती है कि आप डायरेक्टली दे दो या किसी अथॉरिटी के थ्रू दो। इस कन्वेंशन के अंदर जो सर्विस की रिक्वेस्ट जो होती है मस्ट गो थ्रू इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस केस को पूरी तरह से हैंडल करती है? तो भाई देखो आपको बता दें, यस, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया ने सभी प्रोविजन इसके एक्सेप्ट नहीं किए हैं, पर्टिकुलरली दोज अंडर आर्टिकल 10 जो अलाउ करता है डायरेक्ट सर्विस ऑफ समन्स थ्रू पोस्टल चैनल्स, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। तो हम अथॉरिटी के थ्रू देंगे ना, हम डायरेक्ट पोस्टल्स वगैरह के थ्रू क्यों दें? हमारी अथॉरिटी खड़ी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेगी, राइट। तो ये चीज। और गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना इस मेंस के क्वेश्चन का आंसर देने की। तो 4 मार्च 2025 के हमने बेसिकली जो पेंडिंग टॉपिक्स थे उसको कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट में चलूंगा 8 मार्च की तरफ। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 8 मार्च के टॉपिक्स जो छूट गए थे अपन उसको कवर अप करेंगे। पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं जिससे कि आपको भी भैया आइडिया लगे कि कौन से 8 मार्च के टॉपिक छूट गए हैं। वैसे आप पुराने वीडियो की डेट डली रहती है, उसमें जाकर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो। नए स्टूडेंट्स को नहीं होगा जो, बट पुराने स्टूडेंट्स दे नो मी वेरी वेल। पिछले 10 सालों से मैं चीजें कवर अप करा रहा हूँ, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स की। ऐसा नहीं कि बोल दिया बाद में कराएंगे, बट कभी वो बाद आता नहीं है। ये काफी सारे लोगों के साथ होता है बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव जुडिशरी के टॉपिक को हमने कवर किया था, एग्रीकल्चर ट्रेड के टॉपिक को कवर किया था, इंडिया को हाई इनकम स्टेटस की तरफ लेकर जाना है उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, सर्कुलर इकोनॉमी वाले यस टॉपिक को हमने जो है वो डिस्कस किया था। मैंने आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्कस किया कि नहीं किया, हाईलाइट के थ्रू पता लग जाएगा। यस, सर्कुलर इकोनॉमी वाले टॉपिक को हमने जो है वो काफी डिटेल में जो है वो कवर अप किया था। मैंने आपको 4 आवर्स वाली अप्रोच बताई थी, इसमें 3 आर लिखा हुआ है बट मैंने आपको 4 आर बताया था, याद करो। यस, तो इसके बारे में हमने जो है वो बातें कवर करी थी, कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह थे उसके बारे में हमने बात करी थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं है।
क्योंकि ये टॉपिक लगातार रिपीट होता रहता है। अब ये वेलिस लाइन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना जरूरी है, तो बहुत ध्यान से पूरा फोकस यहाँ पे रखो और इस टॉपिक को जो है वो समझने की कोशिश करो कि क्या है ये वेलिस लाइन। और सर्कुलर इकोनॉमी वाले टॉपिक को तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया था। वेलिस लाइन, तो वेलिस लाइन एक बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री है। क्या है पहला पॉइंट, लिख लो, बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री। जो चीज बोल रहा हूं वो चीज लिखना, बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम को अलग करती है। तो क्या लिखा, बायोजोग्राफिकल बाउंड्री एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम को अलग करती है, मतलब एशिया का इकोसिस्टम और ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री है, वेलिस लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। 90% से ज्यादा चांसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वेलिस लाइन। अब देखो, इस लाइन का कंसेप्ट एल्फ्रेड रसेल वैलेंस ने 19th सेंचुरी में दिया था, लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मलाया आर्चीपेलागो में प्रजातियों के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करी और देखा कि कुछ प्रजाति एशिया में मिलती हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया में। वैलेस ने इसको एक क्लियर बाउंड्री माना जो प्रजातियों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है। तो वैलेस लाइन कुछ नहीं, सिंपली आप ध्यान में रखना, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम को अलग अलग करने वाली एक बाउंड्री, बस दैट्स इट। कि एशिया की प्रजातियां अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियां अलग हैं। तो वेलिस लाइन मकसर स्ट्रेट से होकर गुजरती है और बोर्नियो और सुलावेसी के आइलैंड को सेपरेट करती है। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप, ये वाला पॉइंट, मकसर स्ट्रेट, और इसको एक बार मैप में जरूर देखेंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और सुंडा और साहुल कॉन्टिनेंट शेल्फ्स जो है उसको भी सेपरेट करती है। ठीक है, इसकी बस लोकेशन ध्यान में रखो, दैट्स इट। अब इसके पीछे का पूरा जो कारण जो था वो क्या था, वो सब उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये एल्फ्रेड रसेल वेलेस वगैरह, इनका भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान में रखो, वेलेस लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियों को सेपरेट करती है, दैट्स इट। बस इस टॉपिक के अंदर इतना बस आपको समझना है। अब सुनो, देखो आप ऑलरेडी हमारे अगर ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं तो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पता होगा, यस। तो लगभग 85 मिलियन साल पहले बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से अलग हुआ, है ना, और नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। और इस अलग होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया में प्रजातियों का इवोल्यूशनरी पाथ अलग हो गया, यानी कि प्रजातियां फिर अलग एनवायरमेंट में रहने लगी। तो कुछ सालों के बाद उनके उनके चेंजेस होना शुरू हुए उनकी बॉडी में, और फिर वो अलग हो गए टोटली एक दूसरे से, राइट, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, अपने हर चीज में। तो बस यही चीज थी। तो और मकसर स्ट्रेट और दूसरे डीप सी चैनल इतने डीप थे कि ये आइस एजेस के दौरान भी सबमर्ज रहे, और इसलिए प्रजातियों का मूवमेंट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिस्ट्रिक्टेड था। बस ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मंकी, एप्स, राइनोज, स्क्विरल्स, टाइगर, हॉर्नबिल्स, ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो एशिया इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेस्ट की तरफ इसके, ईस्ट की तरफ आपको कंगारूस और फिर हनी हनी ईटर्स, राइट, ऐसे ऐसी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो वो लिखने लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सुलावेसी वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है इस क्षेत्र में। ठीक है, रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि सुलावेसी का यूनिक बायोडाइवर्सिटी ये कैसे आई है, एंशियंट लैंड कनेक्शन के थ्रू आई है। तो वो सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैलिस लाइन बस आपसे पूछेंगे, ये ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रॉप कंटिजेंसी प्लान स्कूएस्ट का क्या चीज है भाई ये, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी प्लान, जो प्रमोट कर रहा है हीट टॉलरेंट क्रॉप्स को, जैसे कि काउपी, काउपी, लोबिया। क्या बोल रहे हैं ये, कि हीट टॉलरेंट क्रॉप हमारे यहां पर जैसे हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं ना, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में भी वो सरवाइव कर जाए, एक्सट्रीम हीट में भी सरवाइव कर जाए, वैसे ही ये बेसिकली हीट टॉलरेंट क्रॉप को प्रमोट करने का एक हम लोग को प्लान देखने को मिल रहा है, क्रॉप कंटिजेंसी प्लान बाय
स्कूएस्ट, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये क्रॉप कंटीजेंसी प्लान क्या है, तो ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा है जो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके या हीट में रह सके, एब्जॉर्ब नहीं मतलब पनप सके, भाई एक्सट्रीम हीट में भी पनप सके। समझ गए होगे आप। तो स्कूएस्ट रिकमेंड करता है माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम को, है ना, जिससे कि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके या फिर मॉइस्चर जो है मिलता रहे प्लांट को। ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स टू मेंटेन वेजिटेबल फार्मिंग डिस्पाइट वाटर शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज के बावजूद भी मिट्टी में नमी बनी रहे, तो ऐसे सिस्टम को ये प्रमोट कर रहा है। प्लान सजेस्ट करता है कि रिप्लेस कर दो राइस को, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है, क्योंकि आपको पता है पैडी धान जो है उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको रिप्लेस जो है वो करो, राइस को नहीं, ये बोलते हैं राइस को करो, वीट को नहीं, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि वीट जो है वो क्रॉप उतना वाटर इंटेंसिव नहीं है जितना कि राइस है, तो इसमें वीट लिखा हुआ था, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। गेहूं को थोड़ा रिप्लेस करना है, चावल को रिप्लेस करना है, इन्होंने ये सजेस्ट किया। आप चावल को जो है वो एक मेज हाइब्रिड के साथ जो है वो रिप्लेस कर दो। नरवाल्स, नरवाल्स बेसिकली कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब एक यूनिक है टूथ वेल्स कम्युनिटी में। कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, एक अलग प्रजाति का। यस। तो नरवाल्स जो है डू नॉट हैव टीथ इनसाइड देयर माउथ, इनके दांत जो है वो नहीं होते मतलब इनके मुंह के अंदर, तो ये टूथ वेल से जो है वो अलग होते हैं। और कुछ वेल की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है उसके उससे थोड़ी सी अलग है ये नरवाल्स या नरवेल्स, आप बोल सकते हो नरवेल्स। ये लंबे डिस्टेंस तक जो है वो नहीं जाते हैं, आर्टिक क्षेत्र में ही हमेशा घूमते रहते हैं। तो नरवेल्स जो है या नरवाल्स भी जिनको कहा जाता है, वेल है, बेसिकली वेल की एक प्रजाति है। ठीक है, अपनी दांतों का उपयोग जो है वो करते हैं शिकार करने के लिए, और मतलब दिखाते हैं बस मैनिपुलेट करते हैं अपने शिकार को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बस ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसकी फोटो देख लेना इस वेल की बस। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक जो हमारा टॉपिक बच गया था वो 13 मार्च का बच गया था, मैं उस टॉपिक को जो है वो आपको यानी कि उस पीडीएफ को नेक्स्ट संडे को जो है वो कवर अप कराऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतनी चीजें कवर करो, 2 मेंस के क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, 3-4 टॉपिक्स जो है वो दे दिए। बाकी आज का संडे वाला दिन है, एंजॉय करने का नहीं है, रिवाइज करने का दिन है। जितने भी हफ्ते में पूरी चीज आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो चलिए, अब मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में, रेगुलर लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल।